पांडे आपके अपने YouTube चैनल न्यू संस्कार क्रांति के साथ। जैसा कि आप पढ़ रहे हैं प्राथमिक शिक्षा के नवीन प्रयास, इसके अंतर्गत कल हमने आपसे बात किया था जो शिक्षा के सार्वभौमिकरण के अंतर्गत जो शिक्षा समितियों के संबंध में। तो आज हम बात करेंगे 1813 के चार्टर एक्ट के संबंध में। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बात किया था शिक्षा के विकास में प्राथमिक प्राचीन काल मध्यकाल। तो प्राचीन काल में हमने बताया आपको नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये सब हमारे पुराने संसाधन और शिक्षा ग्रहण करने के स्थान थे। इसके बाद आपने मध्यकाल में मकतब और मदरसा आपने पढ़ा। इसके बाद आधुनिक काल में जब आप आते हैं तो पाते हैं कि चार्ल्स ग्रांट को हम आधुनिक शिक्षा का जनक मानते हैं। अब हम उसके आगे की बात करते हैं। उसके बाद 1781 में जैसे कलकत्ता मदरसा की स्थापना हुई, इस प्रकार में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट आया। 1813 के चार्टर एक्ट को हम वास्तव में शिक्षा के संबंध में मील का पत्थर समझ सकते हैं, क्योंकि 1813 के चार्टर एक्ट में ही भारतीय शिक्षा को उत्थान के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई। अब यहां पे ये प्रश्न उठता है कि जब यहां पे कहा गया भारतीय शिक्षा, तो फिर एक विवाद यह उत्पन्न हो गया प्राच्य और पाश्चात्य। जो भारतीय शिक्षा समिति उस समय बनी थी, शिक्षा समिति, उसमें टोटल 10 सदस्य थे। उसमें से आधे प्राच्यवादी कहलाए, प्राच्यवादी, और आधे पाश्चात्यवादी। प्राच्यवादियों में प्रिंसेप और वारेन हेस्टिंग, पाश्चात्यवादियों में आपके मैकाले सर प्रमुख थे। इन लोगों का यह प्राच्यवादियों का यह कहना था कि यहाँ जो भारतीय शिक्षा की बात की गई है, भारतीय शिक्षा के अंतर्गत भारतीय जो सभ्यता, संस्कृति, उर्दू, अरबी और हिंदी साहित्य, उसकी बात की जा रही है। लेकिन पाश्चात्यवादियों का यह कहना था कि भारतीय शिक्षा के अंतर्गत इसमें हम अंग्रेजी शिक्षा को प्रमुखता से, ईसाई मिशनरियों, यहूदियों के द्वारा जो प्रतिपादित शिक्षा है, हम उसको प्रमुखता से रखेंगे। अर्थात अब हुआ ये कि प्राच्यवादियों का यह कहना था कि भारतीय साहित्य पे ये 1 लाख रुपए खर्च होने चाहिए। उसके बाद पाश्चात्यवादियों का यह कथन था कि ये 1 लाख रुपए पाश्चात्य शिक्षा अर्थात अंग्रेजी शिक्षा पे खर्च होनी चाहिए। इस प्रकार से ये विवाद बढ़ता गया और जिसके परिणाम स्वरूप 1813 का यह चार्टर एक्ट फेल हो गया और इसके द्वारा जो इजाद की गई थी 1 लाख रुपए की राशि या खर्च नहीं की जा सकी। अब ये सतत घटनाएं बदलती गईं। इसके बाद से 1817 में और 1818 में ये संस्कृत कॉलेजों की स्थापना की गई, जिसमें से 1817 में हिंदू संस्कृत कॉलेज, हिंदू कॉलेज कोलकाता में तथा 1818 में पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। लेकिन यह विवाद अभी तक बना रहा। अब इस विवाद को समाप्त करने के लिए 1813 के बाद, चूंकि 20 साल के बाद अगला चार्टर एक्ट आता है, वह आया 1833 में। 1833 के चार्टर एक्ट में यह बात कही गई कि ये जो 1 लाख रुपए की राशि है उसे बढ़ा के 10 लाख रुपए कर दी जाए और भारतीय शिक्षा पे उसको खर्च किया जाए। लेकिन समस्या यहाँ भी जो की त्यों बनी रही, इसलिए ये सॉल्व नहीं हो सका।
इसके बाद 1835 में मैकाले का विवरण पत्र आया। जहां तक मैकाले के विवरण पत्र का प्रश्न है तो 10 जून 1834 ईस्वी को यह कानूनी सलाहकार के रूप में गवर्नर जनरल के सदस्य टीम में काम करना इसने प्रारंभ किया। इसने भारतीय सभ्यता संस्कृति का अध्ययन भी किया था। इसके अलावा यह पाश्चात्य विद्वान भी था, अंग्रेजी साहित्य का भरपूर जानकार भी था। इसने ये कहा कि अंग्रेजी पुस्तकालय इनका ये जो कोटेशन है यह एक भारतीय सभ्यता संस्कृति और पुस्तकालय और पुस्तकों के विषय में एक बहुत दुखद कोटेशन है और बहुत एक नकारात्मक संदेश है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी पुस्तकालय की एक अलमारी संपूर्ण भारतीय साहित्य से श्रेष्ठ है। इन्होंने कहा कि अंग्रेजी पुस्तकालय की एक अलमारी संपूर्ण भारतीय साहित्य से श्रेष्ठ है। कहने का तात्पर्य इनका यह कथन था कि जो भारतीय सभ्यता संस्कृति, भारतीय पुस्तकें और जो बुक्स हैं वह निकृष्ट हैं, निम्न श्रेणी की हैं और उस श्रेणी की जो है वह अंग्रेजी पुस्तकालय है और अंग्रेजी बुक्स, किताबें, ये सब तमाम तरह की चीजें हैं। यह इस बात का इनके एक संकुचित सोच के तरफ इंगित करता है। जैसे एक विद्वान को जो कि साहित्य के बारे में जानता है, चाहे वह अंग्रेजी साहित्य हो चाहे भारतीय साहित्य हो, उसको इस तरह की जो वक्तव्य है नहीं देना चाहिए। यह एक दुखद घटना थी। और इसके बाद इन्होंने इसी आधार पे यह कहा कि वास्तव में जो ये 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए की राशि है वह अंग्रेजी साहित्य पर पे खर्च किया जाना चाहिए। इसके पीछे उन्होंने अपने लॉजिक दिए। उन्होंने सबसे पहला जो लॉजिक दिया वह यह लॉजिक दिया कि अंग्रेजी जो शासन व्यवस्था है उसको चलाने के लिए हमें अंग्रेजी साहित्य की जरूरत है। इसके बाद इन्होंने अगला लॉजिक यह दिया कि जो भारतीय साहित्य है उसको गरीब निम्न तबके के लोग पढ़ते हैं और अंग्रेजी जो साहित्य है इसको अमीर और उच्च वर्ग के लोग पढ़ते हैं और जो निम्न गरीब हैं उनको पढ़ने के लिए, उनको संसाधन के लिए धन और अलग अलग सहायता की जरूरत है, लेकिन अंग्रेजी साहित्य पढ़ने के लिए किसी प्रकार की सहायता नहीं चाहिए। फिर इसके बाद उन्होंने अगला यह कहा, चूंकि जो अंग्रेजी साहित्य श्रेष्ठ है इसलिए अधिकतर जो भारतीय हैं वह अंग्रेजी साहित्य पढ़ने के इच्छुक हैं। अंग्रेजी साहित्य पढ़ने के इच्छुक हैं। इसलिए हम जो ये अमाउंट है, जो विकास कार्य है, वह हम इस पे खर्च कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि अंग्रेजी जो भाषा है, अंग्रेजी साहित्य है, वह विश्व का उत्थान कर सकती है। विश्व का उत्थान कर सकती है।
भारतीय साहित्य में यह सबलता नहीं है। इस प्रकार से उनके बहुत सारे सुझाव थे, बहुत सारे बिंदु थे। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस सुझाव को देख सकते हैं। इसके बाद जो अगला बिंदु है, जो अगला पॉइंट है, वह हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।